मेरा पति हवस भरा इंसान था। वे घर की नौकरानी पर गंदी नजर रखता था। पति ने घर की नौकरानी को अपने जाल में फंसा भी लिया था। एक रात में मायके से पति को बताए बगैर ही वापस आई और जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। अंदर कमरे में मेरा पति और नौकरानी एक दूसरे के साथ। मेरा नाम माही है और मैं मेरठ शहर के चंद किलोमीटर दूर एक गांव की रहने वाली हूँ। मैं इस वक्त 5 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने अपने गांव को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और शहर आ गए। मैं अपने 4 भाइयों की सबसे छोटी बहन थी। यही वजह थी कि माँ बाप समेत तीनों भाइयों का प्यार भी मेरे हिस्से में ही आया। मुझे भी भाइयों के साथ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। मेरे बाबा एक बहुत ही मेहनती इंसान थे। वे दिन भर रिक्शा चलाते और रात को करीबी सब्जी मंडी में चौकीदार की ड्यूटी करते। इस तरह बाबा इतना कमा लेते जिससे मकान का किराया और रिक्शा के मालिक को उसकी तय हुई दिहाड़ी देकर बाकी रकम से हम चारों बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्च देकर घरेलू खर्च भी पूरे हो रहे थे। वक्त गुजरता चला गया। हम सब बहन भाई पढ़ाई करने के साथ साथ उम्र की मंजिल भी तय करते रहे। मेरे तीनों भाई 12वीं पढ़कर जॉब करने लगे। भाइयों की जॉब करते ही हमारे घर के हालात भी बदलना शुरू हो गए। जल्दी हम इस काबिल हो गए कि हमने 2 मंजिला घर खरीद लिया। अब घर में खुशहाली आ गई। हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप भी बेटों के सर पर सेहरा सजाने के ख्वाब देखने लगे। अमन मेरे बड़े भाई, राहुल बीच की और रोहन सबसे छोटे थे। परी मेरी सबसे छोटे भाई रोहन की दुल्हन बनकर हमारे घर आई। मैं इस वक्त 12वीं क्लास कर चुकी थी। अभी माँ बाप और भाइयों समेत मुझे और पढ़ाई करवाने का सोच ही रहे थे कि मेरे लिए भी एक रिश्ता आ गया। रिश्ता इतना अच्छा था कि सब घर वाले फौरन ही राजी हो गए। करण अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और एक ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर था। खाता पीता घराना था। एक अच्छे इलाके में बड़ी सी कोठीनुमा घर था। रिश्ते की बातचीत होने के बाद मेरी शादी करण से तय हो गई और कुछ महीनों के बाद मैं करण की दुल्हन बनकर इस बड़े घर में आ गई। शादी की पहली रात जब मैंने करण को देखा तो अपनी किस्मत पर नाज करने लगी। करण बहुत ही खूबसूरत था। मैं अपनी किस्मत पर नाज करने लगी। हमारी शादी को तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चला था। हमारा हर दिन खुशी से बीता था। इसी 2 महीने के दौरान हम शिमला भी गए। करण जैसे हैंडसम और प्यार करने वाला पति पाकर मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझती और अपनी किस्मत पर नाज करती। मगर खुशियों के लम्हे की उम्र बहुत ही कम हुआ करती है। ये शादी का तीसरा महीना था जब मेरे वजूद में करण और मेरी मोहब्बत की निशानी के कुछ आसार जाहिर होने लगे। मेरे सास ससुर और करण को पता चला। वे खुशी से नाच उठे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं भी खुद खुशी के मारे हवाओं में उड़ रही थी। सास ससुर पति पहले ही मुझ पर जान छिड़कते थे और अब तो वे मुझे घर की मलिका समझकर मेरे आगे पीछे फिरा करते थे। मुझे बेड से पाँव भी नहीं उतारने देते थे। घरेलू नौकरानियों में से एक नौकरानी सिर्फ मेरे लिए रखी गई थी जो हर वक्त मेरी सेवा के लिए रहती। वक्त के रहते मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम कुलान रखा गया। उसकी पैदाइश पर खुशियां मनाई गई। पूरी कोठी में चिराग जला दिए गए। जो नौकरानी मेरी सेवा के लिए रखी गई थी इसे कपड़े, सोने की अंगूठी इनाम के तौर पर दिए गए। साथ ही से हमेशा के लिए मेरे और मेरे बेटे के काम के लिए रख दिया गया। उन्हीं दिनों मुझे महसूस होने लगा जैसे करण चुप चुप रहने लगे हैं। कई बार पूछने की कोशिश की मगर करण ने टाल दिया। मैंने भी ज़्यादा कुरेदना सही नहीं समझा कि हो सकता है काम की वजह से ये दिमागी तौर पर थक जाते हैं। कुरान 2 साल का हुआ तो हमारे आंगन में एक बार फिर बहार की निशानियां दिखाई दी। इस बार मेरी प्यारी सी बेटी हुई थी जिसका नाम मैंने पायल रखा। हमारी ज़िंदगी पूरी हो गई थी। एक बेटा एक बेटी। अब यही 2 बच्चे हमारी ज़िंदगी का ताज थे। मेरे सास ससुर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे जैसे मैं उनकी बहू नहीं बल्कि सगी बेटी हूँ। एक दिन मेरे ससुर और सास इस वक्त मेरे कमरे में आए जब करण घर में नहीं थे। नौकरानी भी किसी ज़रूरी काम की वजह से छुट्टी पर थी। उन्हें कमरे में दाखिल होते देखकर मैं बेड से उठ खड़ी हुई और बच्चों को उन्हें दे दिया। वे उन्हें लेकर प्यार करते हुए करीबी सोफे पर बैठ गए। कुछ देर तो बच्चों से प्यार करते रहे। फिर बड़े अजीब लहजे में मेरे ससुर मुझसे बोले, बेटी मैं और तुम्हारी सास ने फैसला किया है कि तुम हमें इतना कीमती तोहफा पोता और पोती दे चुकी हो, इसके बाद हम भी तुम्हें इनाम दें। बाबा आपका आशीर्वाद और प्यार मेरे लिए इनाम से बढ़कर है। हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ रहेगा ही मगर हमने कुछ सोच समझ कर एक फ़ैसला किया है। जिस तरह माँ बाप की पहली ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी का आने वाला वक्त हमेशा सुरक्षित रहे,
बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हें इतना मजबूत बना दे कि आने वाले वक्त में तुम्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े, यहाँ तक कि अपने पति का भी नहीं। मेरे ससुर बहुत सख्ती से ये बात कह रहे थे, मैं बस उनका मुंह देखे जा रही थी। बेटी, बात करने से पहले मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूँ कि तुम ये सब कुछ अपने सीने में दफन रखोगी और किसी को भी नहीं बताओगी, यहाँ तक कि करण को भी नहीं। इन बातों का पता नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे वादा किया। उन्होंने कहा कि वे अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ मेरे नाम करना चाहते हैं, इस शर्त पर कि ये जायदाद और बैंक बैलेंस वगैरह किसी सूरत में भी अपने पति करण के नाम नहीं करोगी। मैं तो उलझ कर ही रह गई। करण उनका बेटा है, मेरे पति है, मेरे बच्चों का बाप है। फिर क्या वजह थी कि वे अपनी जायदाद, अपना बैंक बैलेंस, अपना सब कुछ मेरे नाम कर देना चाहते हैं? मैंने उनसे काफ़ी पूछा भी, मगर उन्होंने और कुछ कहने से रोक दिया और वह वक्त आने पर खुद ही सब कुछ बता देंगे। अगले रोज़ ही उन्होंने कोर्ट में जाकर सब कुछ मेरे नाम कर दिया। ज़िंदगी के 6 साल तो मेरी ज़िंदगी के यादगार साल थे, मगर मेरे पति का रवैया मुझ पर क़यामत गुजार रहा था। मैंने बहुत बार उनसे प्यार से भी ऐसे रवैये के बारे में पूछना चाहा, मगर वे हर बार मुझे टाल देते। मेरे सास ससुर से भी इस बात का जिक्र किया, वह भी करण के इस रवैये को महसूस कर चुके थे और बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि किसी न किसी तरह बहला दिया। इन दिनों एक और तकलीफ़ मुझे सहनी पड़ी, वह ये कि मेरी ख़ास नौकरानी के रंग बदलने लगे। पहले तो वे आम घरेलू सादे कपड़ों में मेरे सामने आया करती थी और मेरे पति करण की मौजूदगी में हमारे कमरे में आने से शर्म करती थी। अगर किसी वजह से आना पड़ भी जाता तो वे कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक देती, हमसे अंदर आने की इजाज़त पूछती। मगर अब तो वे अच्छे कपड़े पहनकर, हल्का फुल्का मेकअप करके, बिना इजाज़त मेरे कमरे में इस वक्त आ जाती जब मेरे पति कमरे में मौजूद होते और बिना वजह कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करती। पहले वे हम सब से सर और नज़रें झुकाकर तमीज़ से बात करती थी, मगर अब वे आंखों में आंखें डालकर बातें करती थी। ख़ासकर मेरे पति से तो वे बहुत ही खुले अंदाज में मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करती। मैं अपनी सोच से यही समझती रही, अगर किसी को खुली छूट दी जाए तो वह अपने आप से बाहर हरकतें करना शुरू कर ही देता है। इस तरह मेरे सास ससुर और मेरे रवैये से इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हिम्मत आने लगी है, इसलिए इतनी सर पर चढ़ गई है। मुझे तो ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि वह नौकरानी हमारे लिए आस्तीन का सांप साबित होगी, जो इसी थाली में छेद करेगी जिसमें वे अब तक खाती रही है। हालांकि मेरे सास ससुर ने मुझे कई बार कहा भी, मैं उस नौकरानी से इस हद तक खुले मिजाज से पेश ना हूँ कि वे मालकिन और नौकरानी का फ़र्क भूल जाए, मगर मेरे दिमाग में तो दूर दूर तक भी ऐसा गुमान नहीं था कि नौकरानी एक दिन ऐसा गुल खिलाएगी कि मेरी मुस्कुराती ज़िंदगी में जहर घोल देगी। एहसास तो मुझे इस रोज़ हुआ जब मैंने एक रोज़ नौकरानी को करण की बाहों में देख लिया। इस रोज़ मेरे मायके में कोई फंक्शन था जिसमें हम सब वहाँ गए हुए थे। करण के ऑफिस में ज़्यादा काम था जिसकी वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकी। मेरे दोनों बच्चे, मेरी सास और ससुर फंक्शन में चले गए। प्रोग्राम ये था कि फंक्शन के ख़त्म होने पर मेरे सास ससुर वापस घर चले आएंगे, जबकि मैं एक हफ्ता मायके में रहकर बाद में आऊँगी। मगर इस दिन शायद इस ड्रामे का अंत होना था जो न जाने कब से हमारे घर में चल रहा था। इस शर्मनाक ड्रामे का आखिर रास्ता आ चुका था, जो न जाने कब से मेरी नाक के नीचे खेला जा रहा था। जब मैं अपने सास ससुर के साथ घर वापस आई तो पूरी कोठी में एक सन्नाटा सा था। तमाम नौकरानी अपने अपने काम निपटा कर सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे। सिर्फ बाहर वाले गेट पर सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहा था। इसने गेट खोला, ड्राइवर ने गाड़ी अंदर खड़ी कर दी। मेरे ससुर तो अपने कमरे में चले गए, जबकि मेरी सास ने मेरे और बच्चों के साथ मेरे कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरे कमरे में हल्का नीला बल्ब जल रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने इस डर से कि मेरे पति डिस्टर्ब ना हो बहुत ही हल्के से दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैं और मेरी सास कमरे में दाखिल हुए तो हल्की सी रोशनी में मैं और मेरी सास ने शर्मनाक मंजर देख लिया, जिसे देखकर मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मेरी नौकरानी और मेरा पति करण एक दूसरे की बाजू में लिपटे हुए थे। मेरी चीख से तो जैसे मेरे कमरे में बम फट गया और वे दोनों हड़बड़ाकर अपने आप को संभालते हुए उठकर खड़े हुए। मेरी सास ने आगे बढ़कर स्विच ऑन कर दिया। पूरा कमरा तेज रोशनी में नहा गया। नौकरानी सर झुकाए खड़ी थी, जबकि करण इंतहाई दिलेरी से खड़ा था। तुमने तो एक हफ्ता बाद आना था, मुझे कहने लगा। मैं तो सदमे के मारे बिल्कुल चुप होकर रह गई। मेरी आंखों से तो आंसू बह रहे थे। ख्वाबों के शीशों के महल यूं बिखर जाएं तो इंसान का दिल तो क्या, रूह भी उन किरचों से लहूलुहान हो जाया करती है। कितना मान था मुझे अपने पति पर, कितना फ़क्र और भरोसा किया करती थी,
मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पति इस हद तक बेवफा हो सकते हैं कि एक आम सी शक्ल सूरत वाली नौकरानी को मुझ पर जीत देते हुए उसके साथ यूं बहक जाएंगे कि मुझे अपने बेवक्त होने का एहसास होने लगेगा। मैं कोई जवाब दिए बगैर टूटे हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गई और पथराई हुई नजरों से बगैर जवाब दिए अपने पति को देखने लगी। मेरी सांस ने आगे बढ़कर नौकरानी को बालों से पकड़कर घसीट लिया और पाँव से जूती उतार कर उसको मारना शुरू कर दिया। साथ ही इसे गालियां भी दिए जा रही थी। वे रात मैंने कांटों पर गुजारी। मेरी सांस नौकरानी को मारती हुई कमरे से बाहर ले गई, जबकि मेरे पति भी कपड़े बदल कर मुझे कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गए। अगली सुबह मेरे लिए कयामत की सुबह थी। नाश्ते की मेज पर मैं, मेरी सास और ससुर इकट्ठे बैठे हुए थे। मेरा बेटा मेरी सास की गोद में, जबकि मेरी ससुर की गोद में थी। बल्कि मैं बार बार इस खाली कुर्सी को देख रही थी जहां करण हमारे साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे, मगर आज वे जगह खाली थी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नाश्ता मेज पर लगा हुआ था, मगर हम नाश्ते की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे थे। मेरे ससुर बोले कि आखिरकार उसने वही किया जिसका हमें डर था। कहने लगे, रंगो में दौड़ने वाला खून अक्सर एक न एक दिन अपना रंग जरूर दिखलाता है। मेरी सास ने बोला, बेटी तुम्हें याद है ना कि जब मैंने अपनी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस सब कुछ तुम्हारे नाम किया था तो मैंने तुमसे ये वादा लिया था तुम ये सब किसी को भी नहीं बताओगी, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं इसका जिक्र करोगी। तुमने इस वक्त वजह पूछी थी। मैंने कहा था कि वक्त आने पर तुम्हें हर चीज़ से आगाह कर दूंगी। यह उन दिनों की बात है बेटा, जब मैं और मेरी बीवी दोनों जवान थे। मैं पुलिस में था, जिसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में ट्रांसफ़र का सिलसिला जारी रहता था। मेरी बीवी को पढ़ने का शौक़ था। वे मेरे साथ साथ शहर गांव में नहीं जा सकती थी, इसलिए बीवी ने अपने आप को बिजी करने के लिए एक प्राइवेट कॉलेज खोल लिया। ये कॉलेज खास कर लड़कियों के लिए था। सारा स्टाफ भी फीमेल ही था, सिवाय अकाउंटेंट के, जो सिर्फ ऑफिस तक ही रहता था। इसके जिम्मे कॉलेज की फीस, टीचर्स की सैलरी का काम देखना था। मैंने और मेरी बीवी ने मोहब्बत की शादी की थी। लोग हमारे प्यार की मिसाल दिया करते थे। हमें हर किस्म के ऐशो आराम का सुकून था, सिवाय औलाद के। हमारी शादी को 15 साल बीत चले थे, मगर हम अभी तक औलाद की वजह से दुखी थे। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी के लिए मुझे बहुत कहा, यहाँ तक कि तुम्हारी सास ने भी मुझे इजाज़त दी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी रिटायरमेंट के ऑर्डर आ गए। मुझे जो पैसे मिले उनसे मैंने शहर में एक इलाके में कोठी खरीद ली। कॉलेज की बिल्डिंग पहले ही हमारी अपनी थी, बल्कि मैंने बीवी के कहने पर कॉलेज ज्वाइन कर लिया। यूं मैं और बीवी एक ही ऑफिस में बैठने लगे। कुछ ही वक्त बाद में उकसा गया और फिर मैंने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया हो गया जैसा कि मैं बता चुका था कि सारा कॉलेज का स्टाफ फीमेल था, सिवाय अकाउंटेंट के। वे सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित था, मगर पता नहीं कब और कैसे उसने कॉलेज की लेक्चरार को अपने झांस में फंसा लिया, और फंसाया भी इस कदर होशियारी और शांत तरीके से कि पूरे कॉलेज में किसी को खबर न थी। पता इस वक्त चला जब उन्होंने अपने घर वालों से चोरी छिपे कोर्ट मैरिज कर ली। शादी उनकी ज़ाती मामला था, मगर उनका ये कदम कॉलेज के लिए बदनाम साबित हो सकता था। बल्कि मेरी बीवी ने एक्शन के तौर पर अकाउंटेंट और उस टीचर को नौकरी से निकाल दिया, और यूं कॉलेज के अकाउंटेंट की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई, और उस लेडी टीचर की जगह एक और लेक्चरार को रख लिया गया। इस वाक़े को मुश्किल से 2 साल ही गुजरे होंगे कि एक दिन वे रोती पीटती हमारे कॉलेज आ गई। इसकी गोद में एक बच्चा था। इसकी ज़ुबानी पता चला कि हमारा अकाउंटेंट बहुत गलत इंसान था, जिसका काम गली गली मंडलाना था। वह ऐसा चरित्रहीन इंसान था जो बावजूद शादीशुदा होने के और बच्चे का बाप होने के इधर उधर मुंह मारता रहता था। शक्ल सूरत का बहुत अच्छा था, इसलिए लड़कियां औरतें इसके झांसे में फंस जाती। वह हर किसी को झूठी मोहब्बत के ख्वाब दिखाकर उन्हें बर्बाद कर देता। जो उसकी झूठी मोहब्बत के जाल में न फंसती, वे इसे बहला फुसला कर कोर्ट मैरिज कर लेता, और फिर अपना मतलब पूरा करके उसको अपनी ज़िंदगी से यूं निकाल देता जैसे कि कभी कोई वास्ता ही ना था। इसके साथ भी उसने यही किया। वे गरीब घराने से थी। शादी के 1 साल बाद उसे बेटा हुआ, और उसके साथ ही उसकी ज़िंदगी वीरान होने लगी। उसे अकाउंटेंट ने भी झूठी कहानी सुनाकर उसे एक अलग घर में किराए पर रख दिया। वह इस कदर तेज था कि उसको अपने असली घर का भी पता मालूम ना दिया। शादी के 2 साल बाद ही वह उसको तलाक देकर किसी और की तलाश में निकल गया, और वे रोती पीटती हमारे कॉलेज आ गई। इसकी कहानी सुनकर हम सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं कर सकते थे। कहने लगी, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मदद चाहती हूँ। वे ये कि आप मेरे बेटे को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें। मैं अपने माँ बाप के घर जाकर पहले तो उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ।
वे मेरे माँ बाप हैं, मुझे यकीन है वे मुझे माफ़ कर देंगे। इसके बाद मैं अपने बेटे को उनके पास ले जाऊंगी और इसे अपने माँ बाप के पास छोड़कर उसकी तलाश में निकलूंगी। और जिस रोज़ वो मुझे मिल जाएगा उसे अपने हाथों से ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह दोबारा किसी औरत को धोखा देने के काबिल नहीं रहेगा। हम जानते थे कि वे ये सब कुछ बातें फैसले के तौर पर ही कर रही है। आमतौर पर वह मर्दों की इस दुनिया में उसका कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकती। खैर, हमने सोफे पर सोए हुए उसके बेटे को देखा जो माँ पर पड़ने वाली मुसीबत और कयामत से बेखबर था और बेखबरी की नींद सो रहा था। इसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी, उसके खुले होठ मुस्कुरा रहे थे। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा जो बड़े गौर से बच्चे को देख रही थी। हमारी शादी को 15 साल से ज़्यादा समय बीत चुका था, मगर हमारे आंगन में अभी तक कोई फूल नहीं खिला था। मगर इस रोज़ जब हमने इसके बेटे को देखा तो हमें यूं लगा जैसे इस बच्चे की रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है। यह बच्चा मेरा और मेरी बीवी का अपना बच्चा है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा जो बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी कि जैसे इस बच्चे को सीने से लगाने और अपने पास चंद दिनों के लिए ही सही रखने की इजाज़त कर रही थी। मैंने सर हाँ में हिलाते हुए वे तेज़ी से आगे बढ़ी और दीवानों की तरह बच्चे को उठाकर सीने से लगाकर इसे प्यार करने लगी। उसकी माँ को ये सहारा मिल गया कि हमने इसके बेटे को स्वीकार कर लिया है। वह बैग जिसमें बच्चों की चीज़ें थी, दूध का डब्बा वगैरह सब हमारे हवाले किया और बच्चे को लेकर हमने अपने सीने से लगाकर भरपूर प्यार दिया। चंद लम्हे इसने अपने बेटे को बड़ी हसरत से देखा, जैसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रही हो। फिर उसने बेटे को मेरी बीवी को थमाया और रोती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। इसी दोपहर हमें ये खबर मिली कि टीचर ने खुदकुशी कर ली है। यूं वह बच्चा जिसे इस दुनिया में अभी कुछ ही महीने हुए थे अपनी माँ बाप दोनों से महरूम हो गया। हमने इस दिन उसके बच्चे को सरकारी तौर पर भी अडॉप्ट कर लिया, उसे अपना नाम दिया। माँ बाप के घर में इसका नाम न जाने क्या था, मगर हमारे घर में वे करण बनकर परवरिश पाने लगा। माँ बाप की जगह हमने अपना नाम लिखवाया। ये बच्चा एक नए नाम, एक नई माँ बाप की पहचान के साथ परवरिश पाने लगा। हमारी ज़िंदगी में औलाद की कमी जो जगह खाली थी वह भर चुकी थी। मेरी बीवी की ममता की प्यास और मेरी प्यार की प्यास अब बुझ चुकी थी। हम करण को अपना सगा बेटा समझकर अपनी तमाम प्यार और मोहब्बतें उस पर न्यौछावर करने के साथ साथ इसकी पढ़ाई और परवरिश पर भी भरपूर ध्यान दे रहे थे। करण भी हमें अपना माँ बाप समझता था। वक्त गुजरता चला गया। करण उम्र की मंजिल तय करने के साथ साथ पढ़ाई भी तय करते करते अब यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका था। करण देखने में भी बहुत ही खूबसूरत था। सभी लड़कियां उस पर मरती थी, मगर हमने अपने बेटे को बेलगाम नहीं छोड़ा, बल्कि एमबीए करते ही हमने इसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट लगवा दिया। साथ ही इसके गलत रास्ते को लगाम देने के लिए इसकी शादी तुम्हारे साथ कर दी। हमारा ख्याल था कि शादी की जंजीर में बंधकर ये गलत राह पर नहीं चलेगा, मगर ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हमने खुदगर्जी करते हुए ये फैसला तो कर लिया कि हमारे बिगड़े बेटे को उसकी बीवी आकर राह पर ले आएगी, मगर हमने ये नहीं सोचा था कि जिस बेटे को हमारी बरसों की कड़ी निगरानी और अच्छी परवरिश भी से गलत रास्ते से जाने से ना रोक सकी, उसे एक गैर औरत कैसे सुधार लेगी। ये शायद इसकी रगों में दौड़ने वाले इसके बाप का खून था, जो बच्चों का बाप होने के बावजूद उसकी माँ समेत न जाने कितनी औरतों की इज्जत का कातिल था। वे जिस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था वहाँ भी औरतों की गिनती ज़्यादा थी, लिहाजा वहाँ जाकर भी गुल खिलाने लगा। आए दिन एक नई औरत से इसके रोमांस के किस्से जुबान में आम होने लगे। लोग शादी के बाद सुधर जाया करते हैं, मगर वे शादी के बाद ज़्यादा बिगड़ गया। हमें इसकी करतूत की खबरें बराबर मिल रही थी। हमने इसे समझाने की बहुत कोशिश की। हमने इसके दोस्तों को बीच में डाला कि वह भी इसे समझाए, मगर वे समझने समझाने की हद से बहुत आगे निकल चुका था। हमें फ़िक्र होने लगी कि हमने अपने बेटे को राह पर लाने की खातिर तुम जैसी प्यारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि हम दोनों मियाँ बीवी ने अपनी इस गलती की माफ़ी का फ़ैसला कर लिया और आपस में मशवरा करके अपनी जायदाद, अपना बैंक बैलेंस, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने का फ़ैसला कर लिया। हमने ये फ़ैसला भी कर लिया था कि इस चीज़ की खबर अपने बेटे करण समेत किसी को नहीं पढ़ने देंगे। हालांकि हमने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। इसके अफेयर्स ऑफिस की लड़कियों के साथ साथ और भी कई औरतों के साथ चल रहे थे।
इसकी आदत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि इसकी मैली नज़र अब घर की नौकरानियों पर भी उठने लगी। बाकी तो इससे दामन बचाती रही, मगर तुम्हारी जाती नौकरानी इसकी भरपूर तारीफ़ें करती रही और बदले में करण से पैसे और तोहफे बटोरती रही और इसके इशारों पर नाचती रही। हम इस सूरत हाल से निपटने की कोई तरकीब सोच रहे थे कि किसी तरीके से ये मसला निपट जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी करण की यह गंदी हरकत का किसी को पता भी न चले और यह सिलसिला भी खत्म हो जाए कि कल रात अचानक वो सब कुछ हो गया जिसका हमें डर था। तुम और तुम्हारी सास के सामने जब वह शर्मनाक हालत में बेनकाब हुए तो दोनों ने घर छोड़ दिया और न जाने कहाँ चले गए। मैं करण और उस नौकरानी की फितरत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मुझे यकीन है कि वे एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहेंगे। वे दोनों हवस के बंदे हैं और हवस के मारे हैं। जल्दी उनका एक दूसरे से दिल भी भर जाएगा और करण किसी और कली का रस चूसने निकल जाएगा, जबकि वे नौकरानी किसी शिकार की तलाश में निकल जाएगी। मेरे ससुर करण के बारे में सब कुछ बात कहकर खामोश हो चुके थे और मैं अपनी बर्बाद हुई जिंदगी का मातम कर रही थी। बेटी, हमें एहसास है कि हमसे गलती हुई है। तुम्हारे मामले में हमने अपनी जायदाद वगैरह सब कुछ तुम्हारे नाम करके किसी हद तक अपनी इस गलती की माफ़ी करने की तुमसे कोशिश की है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कोठी, बैंक बैलेंस, कार दौलत उन जख्मों का रुख नहीं कर सकती जो करण की बेवफाई को पूरा नहीं कर सकती और जो तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी रूह पर घाव लगे हैं उससे कभी नहीं भर सकती। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती की वजह से हुआ है कि हम ये समझ बैठे थे कि आने वाली दुल्हन एक ऐसे शख्स को सुधार लेगी जो अपने बाप की तरह इस हद तक हवस से भरा है, इधर उधर झक मारने के साथ साथ घर की नौकरानियों पर भी बुरी नज़रें जमाए रखता है। हम तुम्हारे मुजरिम हैं बेटी, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। मेरे ससुर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं तड़प कर उठी और उनके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, आपने मुझे बेटी कहा नहीं है बल्कि बेटी माना भी है। माँ बाप की तरह आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने यकीनन ये सब कुछ अच्छी नीयत से ही किया है, मगर नसीब तो वह अंधेरा होता है जिसकी असलियत में कोई भी नहीं झांक सकता। मुझे आपसे किसी किस्म की कोई भी शिकायत नहीं है। इसके बाद मेरे सास ससुर जैसे बोलना भूल गए, हर वक्त चुपचाप बैठे आसमानों में घूरते रहते या फिर बच्चों के साथ बिजी रहते। मैंने अपने मायके में अपने आप पर टूट पड़ने वाली कयामत के बारे में किसी को नहीं बताया। बताती भी तो क्या बताती, मुझे तो शर्म आती थी कि अपने मायके वालों को बताऊं कि मेरा पति एक मामूली सी घटिया सी नौकरानी को लेकर भाग चुका है और मुझे छोड़कर चला गया है। मगर ये बात ऐसी नहीं थी कि छुपी जा सकती। मेरे माँ बाप और भाइयों को किसी न किसी तरह ये बात पता चल गई। वे तो मरने मारने पर आ गए, मगर मेरे समझाने पर वे ठंडा पड़ गए। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को ले जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस घर में रहूँगी। मेरी इस घर में डोली उतरी थी और अब यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। करण मुझे छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, मगर उसने मुझे तलाक नहीं दी है। उसने मुझसे रिश्ता भी नहीं तोड़ा। नाराज़ होकर जाने वाले एक न एक दिन अपनी गलतियों का एहसास करके लौट आया करते हैं। करण जैसा था मगर मैं मेरा पति था, मेरा जीवन साथी था। मुझे अब बस उसके लौट आने का इंतज़ार करना था। ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इसकी वापसी की राह तकनी थी। मेरे सास ससुर मेरे पति करण के घर से चले जाने के बाद बहुत कम वक्त जिंदा रहे। मेरा पति करण उनका असली बेटा नहीं था, मगर इसे सीने से लगाया, पाला पोसा, पढ़ाई दिलाई, उसे कामयाब बनाया। इतनी कुर्बानियाँ, बरसों की मशक्क़त के बाद तो अजनबी लोगों को भी एक अटूट बंधन में बांध दिया करती हैं। करण को तो उन्होंने अपना सगा बेटा माना था, अपना नाम दिया था, और जब वे बगैर बताए अता पता दिए घर से चला गया, शायद कभी लौट न आने के लिए, तो उन्हें ऐसा ही सदमा और दुख हुआ जैसे जवान बेटे माँ बाप को उस वक्त छोड़ जाते हैं जब उनके बुढ़ापे को उनकी जवान औलाद के सहारे की ज़रूरत होती है। उनको करण की जुदाई अंदर ही अंदर खा गई, इसलिए वे दोनों ज़्यादा वक्त जिंदा न रह सके। मेरे माँ बाप भी अपनी उम्र गुजार कर इस दुनिया से चले गए। मुझे टूट कर प्यार करने वाले मेरे भाई भी कुछ वक्त तक मेरे लिए परेशान होते रहे और फिर अपनी बीवी, बच्चों और दुनिया के झमेले में खो गए। और मैं अपनी उम्र की मंजिल तय करते करते अपने पति का इंतज़ार करती रही। मेरे पति को मुझसे जुदा हुए 22 साल से ज़्यादा अरसा बीत चला है। मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों की शादियाँ भी कर दी हैं। वे अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि उनके बाबा कहाँ हैं, और मैं उन्हें ये कहकर टाल देती हूँ कि आज से 22 साल पहले उनके बाबा घर का रास्ता भूल गए थे, और ऐसा रास्ता भूले कि आज तक वे वापस नहीं लौटे। मेरे बच्चे बेयकीनी से मेरी तरफ देखते, शायद समझते भी हों, क्योंकि छोटे तो नहीं थे मगर मुंह से कुछ नहीं बोलते। मैं जानती हूँ कि उन्हें मेरी उन बातों का यकीन नहीं आता। मैं उन्हें यकीन दिलाना भी नहीं चाहती।
22 साल से ज़्यादा वक्त एक बहुत बड़ा वक्त होता है। अगर करण होते तो कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास करके लौट आते, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल कहता है कि शायद नौकरानी के साथ ऐसी हालत में पकड़े जाने पर उनका दिल उन्हें वापस आने नहीं दे रहा है। धन्यवाद दोस्तों।